हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक रखूंगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। पर्टिकुलरली ये टॉपिक है लोक सेवा में नैतिकता से संबंधित। लोक सेवा में नैतिक आचरण में किस तरह से सुधार किए जाएं, ये आज का टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि लोक सेवा में जो नैतिक आचरण है होने चाहिए लोक सेवकों के, उन नैतिक आचरणों में सुधार की जो गुंजाइश है वो कहां तक है, और इस सुधार को करने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स या उपाय किए जाने चाहिए। ओईसीडी ने 1998 में एक रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी। मैं इस टॉपिक को उन रिकमेंडेशंस या उन सुझावों के इर्द गिर्द ही समझाने का प्रयास करूंगा। 2024 में जीएस पेपर 4 में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके आने की प्रबल संभावना है कि सीधे पूछ लिया जाए कि ओईसीडी की क्या रिकमेंडेशंस हैं, या अगर नाम से नहीं बोलता, प्रश्न नहीं पूछता, तो ये पूछ सकते हैं कि लोक सेवा में नैतिक आचरण में सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, तो आपको अपने सुझावों के साथ साथ मेजर फोकस जो करना है वो ओईसीडी की रिकमेंडेशंस पर करना है। अब देखिए, यहां पर लोक सेवा में नैतिक आचरण में सुधार की बात अगर हमें करनी है तो हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि नैतिक आचरण क्या होता है और लोक सेवा क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें लोक सेवा की। लोक सेवा इसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक सर्विस। तो व्हाट इज पब्लिक सर्विस? लोक सेवा का क्या अर्थ है? लोक सेवा का अगर मैं आपको वस्तुतः अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ है लोगों को, नागरिकों को उपलब्ध होने वाली सेवा। अब नागरिकों को सेवाएं जो उपलब्ध होती हैं या गुड्स, वस्तुएं, कमोडिटीज जो उपलब्ध होती हैं, वो कौन उपलब्ध कराता है? इन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है राज्य की। तो यहां पर राज्य का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधे बात करते हैं कि लोक सेवाएं क्या होती हैं। परंपरागत रूप में हम देखें तो लोक सेवाओं और लोक वस्तुओं का अर्थ होता था वे वस्तुएं या सेवाएं जो सरकार अपने नागरिकों को या राज्य अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता था। प्रारंभ में ये सेवाएं और वस्तुएं होती थी जैसे सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, और लोगों को कुछ छोटी मोटी सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद ये सेवाएं टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के रूप में उभर कर आए। आज हम बात करें तो लोक सेवा और लोक वस्तुओं का एक व्यापक अर्थ हो चुका है। अब ये लोक सेवाएं और लोक वस्तुओं में इतनी सारी चीजें जुड़ चुकी हैं कि केवल सरकार या राज्य इन लोक सेवाओं और लोक वस्तुओं की आपूर्ति सभी नागरिकों तक सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसी कारण सरकार को इन लोक सेवाओं और लोक वस्तुओं की आपूर्ति में प्राइवेट सेक्टर को भी खुद के साथ जोड़ना पड़ा, जिसे हम पीपीपी के रूप में देखते हैं। तो अब इसका अर्थ यह हुआ कि लोक सेवा और लोक वस्तुओं की आपूर्ति में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर या निजी जो क्षेत्रक हैं जो लोक सेवाएं और लोक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा नियंत्रित होंगे। ये नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां पर जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके हितों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि इन सेवाओं और वस्तुओं के जो उपभोक्ता हैं वो अंततः नागरिक हैं। तो इन नागरिकों को सही, उच्चतम क्वालिटी की, उच्च स्तर की सेवाएं और वस्तुएं प्राप्त हों, जिसके एवज में उनसे जो पैसा वसूला जा रहा है वो कहीं इस तरह का ना हो कि उनका किसी भी तरह का उत्पीड़न हो या उनसे अधिक पैसा वसूल लिया जाए। तो इसलिए सरकार यहां पर आ जाती है। तो लोक सेवा में वो सभी वस्तुएं हैं और सभी सेवाएं हैं जो सरकार, साथ ही निजी क्षेत्रक जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो आते हैं। नैतिक आचरण की बात करें तो यहां पर लोक सेवा प्रदान करते समय सरकार को
सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों, या जिन्हें हम कहते हैं लोक सेवक या सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स, लोक सेवक लगभग एक जैसी शब्दावली है ये दोनों। हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिविल सेवक को कहां अलग कर दिया जाता है लोक सेवकों से, बड़ा छोटा सा अंतर है इन दोनों के बीच में। नैतिक आचरण की अगर हम बात करें तो यहां पर नैतिक आचरण केवल सिविल सेवकों के, लोक सेवकों के नैतिक आचरण नहीं, बल्कि इसमें अब चूंकि ये लोक सेवा का दायरा काफी बढ़ गया है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के आचरण को भी शामिल किया जाएगा। तो यहां पर केवल नैतिक आचरण हमें पब्लिक सेक्टर्स या जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके नैतिक आचरण की बात नहीं करनी, बल्कि यहां पर हम जो प्राइवेट क्षेत्रक हैं उसमें उन प्राइवेट क्षेत्रकों के, निजी क्षेत्रकों के या ऑर्गेनाइजेशंस के, संगठनों के आचरण की भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही उन संगठन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, सेवक हैं, उनके आचरण की भी हम चर्चा करेंगे। तो लोक सेवा में नैतिकता प्रबंधन के लिए जो मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, ओईसीडी के जो सुझाव थे उस पर हम आएंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि अगर लोक सेवा में नैतिक आचरण में सुधार करना है तो आखिर ये सुधार कहां किया जाएगा। इन सुधारों को कहीं ना कहीं वह जो लोक सेवा है उसको उपलब्ध कराने वाले संगठन के भीतर सुधार करने होंगे। संगठन के भीतर सुधार करने कैसे होंगे वो संगठन के भीतर सुधार, अगर हम बात करें तो सुधार के लिए सबसे पहले हमें नियम और कानून बनाने होंगे, नियम, कानून और विनियम बनाने होंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो तरह की अप्रोच होती है लोक सेवा में। अगर नैतिक आचरण को लाना है तो एक तो हाई रोड अप्रोच कहते हैं, हाई रोड अप्रोच, और दूसरी होती है लो रोड अप्रोच। तो नियम, कानून और विनियम, कठोर नियम बना देना, कठोर कानून बना देना, दंड का प्रावधान कर देना, ये सारी चीजें लो रोड अप्रोच के अंतर्गत की जाती हैं। हाई रोड अप्रोच के अंतर्गत मिशन, विजन और वैल्यूज को इनकलकेट या मिशन, विजन और वैल्यूज को उन लोक सेवकों के भीतर पैदा करने या उत्पन्न करने की पर जोर दिया जाता है, वो हाई रोड अप्रोच होती है। इसके अलावा सेकंड, जो संगठन के भीतर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। संगठन में जो भी लोक सेवा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो भी धन खर्च किया जा रहा है, उस धन को किस तरह से खर्च किया जा रहा है, उसे कितनी मात्रा में खर्च किया जा रहा है, और उस धन को खर्च करने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए हैं, उन तरीकों की, उन प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी तरह से पारदर्शी रूप से जनता के सामने एक निरीक्षण के लिए या स्क्रूटिनी के लिए रखा जाना आवश्यक है, जिसे सोशल ऑडिट भी कहते हैं, सामाजिक संपरीक्षा भी कहते हैं। इसके अलावा जो लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने में के लिए जिन उत्तरदायी हैं, उन लोक सेवकों के को अनेक आयामों के अंतर्गत अकाउंटेबल बनाया जाना भी आवश्यक है। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही भी बहुत आवश्यक है। तो अकाउंटेबिलिटी को भी यहां पर हमें जोड़ना होगा। इसके अलावा लोक सेवकों से हम चाहते हैं कि वो नैतिक आचरण रखें, हाई स्टैंडर्ड के कंडक्ट अपने रखें, आचरण रखें। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि इन लोक सेवकों को जो सैलरी मिलती है या उन्हें सरकार के द्वारा जो भी रेम्युनरेशन दिए जाते हैं, पर्क्स दिए जाते हैं, वो पर्याप्त हों, ताकि उस लोक सेवक की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं उस सैलरी से ही पूरी होती रहे। जब ये आवश्यकताएं सैलरी से ही पूरी हो जाएंगी, वेतन से ही पूरी हो जाएंगी, तो उसे किसी भी गलत आचरण को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा माना जा सकता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ओईसीडी ने कौन कौन से सुझाव दिए थे इसको लेकर। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नैतिक मापदंड है वो स्पष्ट होने चाहिए। बिल्कुल, जो भी नैतिक आचरण से संबंधित मापदंड बनाए गए हैं कि सिविल सेवकों को इस तरह के कंडक्ट फॉलो करने हैं, ऑट नॉट्स कह सकते हैं हम, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में हम देख सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ये। तो ये जो मापदंड है क्लियर कट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए।
और ये जो मापदंड है उनको संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है। ओईसीडी ने कहा कि आप जो भी मापदंड अपने सिविल सेवकों के लिए रखते हैं या लोक सेवकों के लिए रखते हैं उसे स्पष्ट कर दीजिए, उसको संहिताबद्ध कर दीजिए, ताकि जो भी लोक सेवक है किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहे और उन्हें क्लियर कट पता रहे कि ये चीज स्पष्ट है, मुझे इस तरह का आचरण करना है, मुझे इस तरह का आचरण नहीं करना है। तो हमारे यहाँ अगर हम भारत में देखें कि 1964, 1966, 1964, 1966 में आचरण संहिताओं को अपनाया गया केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने, जिसमें अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सेंट्रल सिविल सर्विसेज केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम आते हैं। राज्यों ने अलग अलग आचरण नियम इसी प्रकार के आचरण नियमों को अडॉप्ट किया है, अपनाया है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा आचरण नियम, इसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार, सभी राज्यों में आप देखेंगे कि आचरण नियमों को संहिताबद्ध 1964, 1966 में कर दिया गया था। लेकिन ये जो मापदंड थे, आज भी हम देखें इनमें जो मापदंड दिए गए हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। अब उन मापदंडों को रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, वहां पर जो मापदंड दिए गए थे कि एक सिविल सेवक किसी व्यक्ति से कितना पैसा उधार ले सकता है, कितने का गिफ्ट ले सकता है, अब वो बहुत छोटा अमाउंट हो चुका है, तो इनको भी रिवाइज किया जाना आवश्यक है। 1998 में ओईसीडी ने जो सुझाव दिए थे उसमें एक ये सुझाव था कि स्पष्ट होने चाहिए। इसके अलावा वीरप्पा मोइली की कमेटी जो एथिक्स पर आई थी, उन्होंने भी, सेकंड एआरसी ने भी अपने सुझाव दिए थे एथिक्स इन गवर्नेंस में कि आचरण नियम के अलावा एथिकल कंडक्ट्स को भी समावेश किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें समावेश कर लिया गया है, तो ये आचरण संहिता स्पष्ट होनी चाहिए। ये चीज यहां पर दी गई। फिर नैतिक मापदंड विधायी ढांचे में प्रदर्शित होने चाहिए। जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, नैतिक मापदंड बनाए गए हैं, ये जो मापदंडों को अप्लाई करने के लिए कुछ कानून बनाने होंगे, नियम बनाने होंगे। भाई आपने एक संहिता बना दी, लेकिन उस संहिता का पालन नहीं करने पर जो दंड का प्रावधान है, वो दंड का प्रावधान किसी ना किसी कानून के तहत करना होगा, वरना उसका पालन कैसे होगा। तो इन कानून के पालन के लिए जो विधायी ढांचा बनाया जाएगा, उस विधायी ढांचे में यह देखना आवश्यक है कि सारे के सारे नैतिक मापदंड उसमें शामिल हो जाएं। नियम, कानून, विनियम के द्वारा लोक सेवा के मूलभूत मूल्यों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि इसमें मार्गदर्शन हो सिविल सेवकों को। जांच किस तरह से की जाएगी उनकी, इसके बारे में स्पष्ट प्रक्रिया हो। अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरह लिए जाएंगे, इसकी स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। उनको उनके अगेंस्ट अभियोजन, प्रोसिक्यूशन किस तरह से होगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी जो हमारे भारत में जो नियम कानून उपलब्ध हैं, तो आईपीसी में बहुत सारे अभियोजन को लेकर नियम कानून उपलब्ध हैं। कुछ क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स में भी इस तरह के नियम कानून उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में एक तालमेल की कमी है, एक अलाइनमेंट की कमी है, जिसके कारण से इन मामलों में काफी विलंब हो जाता है। तीसरा, लोक सेवकों को नैतिक मार्गदर्शन उपलब्ध होने चाहिए। हाँ, लोक सेवकों को पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह का कंडक्ट किया जाना है, उनके द्वारा किस तरह का कंडक्ट किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोक सेवकों को पता ही नहीं है और उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें बोनाफाइड मिस्टेक्स भी कहते हैं। लेकिन इस तरह की किसी भी गलती की संभावना को समाप्त करने के लिए ये विस्तृत नैतिक मार्गदर्शन क्लियर कट उपलब्ध होने चाहिए, और इसका प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होना जरूरी है। अगर इसे संहिताबद्ध कर देंगे, जैसा कि हम जानते हैं मैन इज अ कॉग्निटिव माइजर, हम खुद इस तरह का इंसान का नेचर है, प्रकृति है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। संहिताबद्ध आपने इसे कर दिए, लेकिन आप जब तक प्रशिक्षण नहीं देंगे, किसी तरह के एफर्ट्स उनके पुट नहीं करवाएंगे, तब तक वो इस प्रशिक्षण को नहीं लेंगे। बहुत सारे इस तरह के प्रशिक्षण चलते हैं, हालांकि भारत में इस तरह के प्रशिक्षणों की कमी है। जितने एग्रेसिव ढंग से ये प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए, उतने एग्रेसिव ढंग से प्रशिक्षण दिए नहीं जाते हैं। और जो भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, तो जो उच्च स्तर के सिविल सेवक हैं या लोक सेवक हैं, वो इसे बड़े हल्के तौर पर लेते हैं। उन्हें लगता है हमें क्या आवश्यकता है, भाई हम तो सब जानते हैं। जानना अलग चीज है और उसे अपने चरित्र में अपनाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो केस स्टडीज के माध्यम से और
कार्यशालाओं के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से हम इसे लोक सेवकों के चरित्र में किस तरह से समावेश करें, ये आवश्यक है। पेशेवर सामाजिकता, प्रोफेशनल सोशलिज्म बहुत आवश्यक है। पेशे में एक कार्यशैली में इसे लेकर आना, एक इस तरह का कार्य संस्कृति बनाना, इस तरह का माहौल बनाना, ये बहुत आवश्यक है अगर हम लोक सेवा में नैतिक आचरण में सुधार करना चाहते हैं। नैतिक जागरूकता तभी आएगी जब एथिक्स के बारे में, नियम के बारे में, कानून के बारे में जो कल्चर है उसको एडॉप्ट करेंगे तो हमें नैतिक जागरूकता आएगी और नैतिक विश्लेषण कर पाएंगे, नैतिक तर्क कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन संहिताओं में समस्त स्थितियों के बारे में, सारी स्थितियों के बारे में दे दिया जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो जब कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होगी किसी लोक सेवक के सामने, तो वो कम से कम उस नैतिक विश्लेषण कर पाएगा, नैतिक रूप से तर्क कर पाएगा कि मुझे ऐसी स्थिति में किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो इस तरह का आचरण नैतिक माना जाएगा। लोक सेवकों के द्वारा कदाचार या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उसके जो अधिकार हैं और दायित्व हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए, लोक सेवकों को हमने ये तो बता दिया कि भाई आप किसी भी तरह का कदाचार अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार देखते हैं, अब आगे क्या करना है उसको, क्या ये उसका कर्तव्य है कि उसको उजागर करे? अगर प्रत्येक व्यक्ति विशल ब्लोइंग में लग गया तो फिर काम कौन करेगा? तो किन व्यक्तियों का किस सीमा तक उजागर करने का अधिकार है, दायित्व है, ये उन्हें पता होना चाहिए। अब अगर अधिकार और दायित्व है उजागर करने का, तो उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बारे में एक क्लियर कट जानकारी होना चाहिए, तभी एक स्वस्थ माहौल की स्थापना हो पाएगी। लोक सेवकों के नैतिक आचरण को संपुष्ट करने के लिए नैतिकता के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। यहां पर हमने रिकमेंडेशन में ये तो देख लिया कि भाई स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, कठोर कानून बनाए जाएं, नैतिक आचरणों का समावेश किया जाए, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, अगर राजनेता नहीं चाहेंगे देश के, तो इस तरह के स्टैंडर्ड टिक नहीं पाएंगे। इन्हें संहिताबद्ध तो कर दिया जाएगा, पहले तो उसको इस तरह संहिताबद्ध किया जाएगा कि उसमें कमजोरी की गुंजाइश रहे, ताकि उनको तोड़ मरोड़ के यूज किया जा सके। इसलिए राजनेताओं का प्रतिबद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश बार ऐसा देखा जाता है कि लोक सेवकों द्वारा ये चिंता व्यक्त की जाती है कि राजनेता गलत काम कराते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की गुंजाइश ना रहे, इसलिए नैतिक प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। इसमें पॉलिटिकल विल पावर बहुत अधिक आवश्यक है। आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो में इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट काफी देखने को मिल रहा है। अब राजनीतिक रूप से ये राजनेताओं में ये विल पावर आया है कि नहीं, अब हमें सरकार में, सरकारी कामों में या लोगों तक जो स्कीम्स को पहुंचना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए, वो पूरी तरह से पहुंचना चाहिए, दक्षतापूर्ण तरीके से पहुंचना चाहिए, और जो लोक सेवक हैं उनके आचरण नैतिक होने चाहिए। लोक सेवकों की परिभाषा में केवल सैलरीड सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स नहीं आते हैं। लोक सेवकों की परिभाषा के अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो लोक निधि से 1 रुपए भी आहरित करता है या उसका लाभ प्राप्त करता है, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। इसलिए लोक सेवा की परिभाषा में लेजिस्लेटर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्रीगण हो गए, और कुछ इलेक्टिव अध्यक्ष या चेयरमैन भी होते हैं जिनको ऑनरेरियम मिलता है, वो भी लोक सेवकों की परिभाषा में आ जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी और छानबीन के लिए खुली होना चाहिए। ये मैं समझा चुका हूं आपको कि जो जनता है, सिटीजन्स है, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, और वो जब भी चाहे उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकें और उनकी छानबीन करने के लिए स्वतंत्र हों। इसके लिए हम आरटीआई लेकर आए हैं भारत में। आप देख सकते हैं कि इन सभी रिकमेंडेशंस पर कुछ ना कुछ काम जरूर हुआ है। आरटीआई लेकर आए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। लोक और निजी क्षेत्रकों के मध्य संवाद के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब लोक सेवाओं का, लोक वस्तुओं का दायरा बढ़ गया है, और अब निजी क्षेत्रकों को भी इनकी आपूर्ति के लिए शामिल कर लिया गया है सरकार के साथ। तो अब जो निजी क्षेत्रक हैं और लोक क्षेत्रक हैं, इनके बीच में संवाद किस तरह से स्थापित होगा,
लोक क्षेत्रक के अधिकारी निजी क्षेत्रकों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करेंगे और निजी क्षेत्रक के कर्मचारी लोक सेवकों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करेंगे। लोक क्षेत्रकों में एक हायरार्की होती है, पद सोपान की स्थिति होती है और कुछ नियम कानून होते हैं जिनके आधार पर संवाद स्थापित किया जाता है नीचे के स्तर के अधिकारियों के द्वारा ऊपर के स्तर के अधिकारी। लेकिन निजी क्षेत्रकों में तो इस तरह की कोई हायरार्की नहीं होती। तो ये संवाद किस तरह से स्थापित होगा, इसको संहिताबद्ध किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत होने बहुत जरूरी हैं। प्रबंधकों के द्वारा नैतिक आचरण का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहां पर प्रबंधक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया, लोक सेवक, सिविल सेवक, और एक और शब्द अब जो काफी लोकप्रिय हो गया है, मैनेजर्स, प्रबंधक। प्रबंधक भी उसी तरह का शब्द है। तो यहाँ लोक सेवक के मायने में हमने प्रबंधक को यूज किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि नैतिक आचरण को एग्जिबिट कैसे करना है, ताकि उनके आचरण से जनता को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर संगठन है जिसमें ये जो अधिकारी या कर्मचारी कार्य करते हैं, इनके आचरण नैतिक हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी पूरी तरह से नैतिक रूप से कार्य करता है। यहाँ प्रबंधकों से आशय लोक और निजी दोनों संगठनों के प्रबंधकों से है। लोक सेवा शर्तें और मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा नैतिक आचरण प्रोत्साहित होना चाहिए। लोक सेवा शर्तें, जैसा कि मैंने बताया अभी कि लोक सेवा शर्तें जैसे कि सैलरी, दूसरे पर्क्स, दूसरी सुविधाएं जो होती हैं लोक सेवकों के लिए, वो इतनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि उन लोक सेवकों को की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं या जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहिए कि जो नैतिक आचरण उससे आपका प्रदर्शित हो रहा हो और इसके अलावा नैतिक आचरण प्रोत्साहित भी हो रहा हो। पर्याप्त जवाबदेही की प्रक्रिया होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के जो भी आयाम है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी या डायगोनल अकाउंटेबिलिटी, ये सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी का समावेश हो, इस तरह से हमें प्रयास किया जाना चाहिए। कदाचार से निपटने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया और रोक की व्यवस्था हो। करप्शन ना हो, पब्लिक मनी का, पब्लिक फंड का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, सही तरीके से उसका उपयोग हो, दक्षतापूर्ण तरीके से, इफेक्टिवली, प्रभावशीलतापूर्ण, और इकोनॉमी कम से कम पैसे में अधिक से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और वस्तुएं नागरिकों को प्राप्त हो। इस तरह की प्रक्रिया के लिए हमें उपयुक्त नियम और कानून बनाने होंगे। तो ये इस तरह से कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो ओईसीडी ने दिए, जिसने मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसे आप 200 शब्दों में, 250 शब्दों में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ठीक है।